चलिए बालक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट एंड ऑप्टिक्स। ये यूनिट नंबर 6 है और चैप्टर नंबर आपका 9 है। 9, 10 दोनों हम लोग करेंगे। प्रकाश तथा प्रकाशिकी का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहता है, तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे, उत्तल दर्पण जो होता है, ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण जो होगा, इसके सामने अगर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है। और कैसा बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि आभासी या काल्पनिक बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा। तो हमसे नेचर नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कहाँ बनेगा। तो याद रखेंगे फोकस और पोल के बीच में बनता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं r है तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इसको सॉल्व करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है बालक। तो कह रहा है द्विउत्तल लेंस है। तो याद रखेंगे द्विउत्तल लेंस में 2 त्रिज्या होता है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस इसी को कहा जाता है, इधर से और इधर से। तो आप बोलेंगे सर ये जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आर, और ये R1 पॉजिटिव होगा, R2 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि इसका इधर कर्वेचर बनता है। तो आप जानते हैं, ये बताया गया है आपको कि द्विउत्तल में R1 पॉजिटिव होगा, R2 निगेटिव। उसके बाद पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी मतलब हमको F निकालना है। तो आपको लेंस निर्माता सूत्र पढ़ाया गया है। लेंस निर्माता सूत्र 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब वैल्यू को रख देंगे। 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1, r1 r है और ये r2 माइनस r है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, आप 1.5 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना होगा 0.5, ये 1/2/r। आप क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा और ये 5 दूना 10, 10 से कैंसिल, 1/f इक्वल टू 1/r, 1 से 1 कैंसिल, तो f इक्वल टू r। ठीक है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, f इक्वल टू r। क्लियर है वाले, f इक्वल टू r। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी गई वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रखी हुई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के ऊपरी आधे भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा। तो याद रखेंगे, अगर लेंस के आप किसी भाग को काला कर रहे हैं, ऊपर वाले भाग को या नीचे वाले भाग को, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का जो तीव्रता होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, खिसकने वाला काम नहीं होगा कि ऊपर चला जाए नीचे चला जाए या प्रतिबिंब की लंबाई आधी, ये सारा नहीं होता है। क्या होता है, तो प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। तो याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त हमने पढ़ा था कि प्रकाश कहाँ जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए, तब जाके प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल का अपवर्तनांक कम। तो कह रहा है कांच से जल में, तो ये सघन है और कांच की अपेक्षा जल विरल होता है, तो ये तो संभव होगा। हमसे नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो ये तो संभव है। जल से वायु में जल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, वायु का कम होता है, ये भी संभव है। जल से कांच में, तो जल का होता है 1.33 और कांच का होता है 1.5। तो ये देखिए, ये नहीं होगा क्योंकि ये कम से ज्यादा में जा रहा है, जबकि सघन से विरल में जाना चाहिए, ज्यादा से कम में जाना चाहिए, ये कम है ये ज्यादा। तो आप बोलेंगे कि सर ये संभव नहीं होगा, यही केस संभव नहीं होगा। इसमें चेक कीजिए, कांच है वायु है, तो ये सघन ये विरल। तो अगर पूछता कि संभव है, तो याद रखेंगे संभव, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। और हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए कौन संभव नहीं है। तो आप बोलेंगे सर जल से कांच में संभव नहीं है, क्योंकि जल क्या हो गया, विरल हो गया और कांच क्या हो गया, सघन,
और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। 5 नंबर में आते हैं, कह रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है बालक, क्लियर है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो डाटा दिया है उसको समझेंगे। जल और कांच का अपवर्तनांक दिया है, निकालना क्या है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको नीचे लिखिए और जिसके सापेक्ष है तो ऊपर। अब इसको म्यू के पद में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। कांच का दिया हुआ है 3/2, जल का 4/3, सीधा कर लीजिए 3/2 और 3/4 कितना हुआ 8 ये कितना हो जाएगा 9/8। तो आप देख सकते हैं कौन दिया हुआ है इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए नंबर ही होगा 9/8। तो यही आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये ध्यान से देखना होगा किसके सापेक्ष और किसका निकालना है, क्योंकि ये चेंज होता है तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु स्रोत रखा गया है, बिंदु है स्रोत रखा गया है। लेंस के दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगा। तो ध्यान देंगे, एक एक करके समझेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस है तो ठीक है, लेंस उत्तल है और उत्तल का फोकस धनात्मक होता है, ये हम जानते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखा गया है, तो याद रखेंगे वस्तु दूरी को हम लोग किस में लेते हैं, माइनस में। और कह रहा है कि तीव्रता कहां प्रकाश का ज्यादा होगा, तो जहां प्रतिबिंब बनता है वहीं तीव्रता ज्यादा होता है बालक। इसका मतलब कि हमको भी निकालना है। तो अब बताइए, लेंस सूत्र आप पढ़े हैं, लेंस सूत्र से ठीक है, या डायरेक्ट भी आपको लिखवाया गया है 1/v - 1/u = 1/f, या डायरेक्ट आपको हमने बताया है कि अगर कह दिया v निकालिए तो ये कितना होगा u × f अपॉन u + f होगा। ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है लेंस के लिए। तो v = u कितना है -20, f कितना है 10, u -20 और +10, तो -200 और -20 में से आप माइनस कर लेंगे तो -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो प्रतिबिंब कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस पे भी बनाइएगा तो यही है, क्योंकि वो फॉर्मूला इसी से लाया गया है। कोई दिक्कत बालक, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 20 सेंटीमीटर, यहीं पर तीव्रता ज्यादा होगा। तो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, ये सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो याद रखेंगे प्रकाशीय तंतु जो होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है बालक, ठीक है, इसको TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण। एक चीज और बता दे, अगर मान लीजिए यहाँ हमने कोई सतह ले लिया, ग्लास ले लिया, ऊपर हवा है नीचे कांच है और प्रकाश किरण सीधे आता है, तो जब सतह पर 90 डिग्री होगा तो याद रखेंगे इसका आपतन कोण भी 0 और अपवर्तन कोण भी क्या होता है 0, नहीं मुड़ेगा, सीधे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। इसके बाद है, किसी समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। चलिए इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले लेंस का नेचर, तो समतल और उत्तल। तो समतल सतह का वक्रता त्रिज्या अनंत और ये उत्तल है, ठीक है, ये 10 दिया हुआ ना, और एक चीज और, ये इधर आएगा इसका तो ये निगेटिव होता है, अभी आपको हमने बताया था। तो ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक फोकस दूरी दिया हुआ है, इसका फोकस दूरी, तो उत्तल का फोकस दूरी समतल उत्तल का कितना होगा प्लस में होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो 1/f = μ - 1,
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस निर्माता सूत्र है, आप यूज करेंगे 1/30 म्यू माइनस 1, 1/r1, और ये माइनस लेके आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/n 0 होता है, तो 1/30 म्यू माइनस 1, और ये तो 0 हो गया, ये बच जाएगा 1/10। 0 से 0 कैंसिल, 1 इक्वल टू, इसको गुना कराइए तो 3 म्यू माइनस 3, इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 म्यू, 4 इक्वल टू 3 म्यू, और म्यू इक्वल टू 4/3, यह जाएगा 1.33। तो आप देख लेंगे कितना आ गया हमारा अपवर्तनांक 1.33। तो देखिए कहाँ है इसमें, तो ये है बालक, कितना है हमारा आंसर, तो हमारा आंसर है 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करेंगे दर्पण समीकरण में बताइए एफ क्या है। तो जानते हैं ये प्रतिबिंब दूरी होता है, वस्तु दूरी होता है, और ये क्या होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटे तथा दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण कौन होता है, उत्तल। उत्तल क्या करेगा, पीछे बनाता है और छोटा बनाता है। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी, आपको बता दें कि जब किसी लेंस को पानी में डुबाइएगा तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है वाले, ये भी कितना गुना, तो 4 गुना। फोकस जो होता है 4 गुना बढ़ जाता है, और पावर जो होता है 4 गुना घट जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। चलिए एंडोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। एंडोस्कोपी एक ट्रीटमेंट है, इलाज है, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, प्रकाशीय तंतु का यूज किया जाता है शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3, 5/3। एक प्रकाश का किरण कांच से पानी में जा रहा है तो क्रांति कोण क्या होगा, क्रिटिकल एंगल निकालते हैं इसको। 15 नंबर, तो क्रांति कोण तो हम पढ़ चुके हैं कि साइन IC इक्वल टू 1/μ होता है। और प्रकाश कहां से कहां जा रहा है जी, तो कांच से पानी में। तो याद रखेंगे कांच ऊपर वाटर नीचे, इसको तोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि म्यू के साथ उल्टा संबंध होता है, W ऊपर और G नीचे। इसको सीधा कर लीजिए तो म्यू जी अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू W। इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो ये पानी का है, ये कांच का है, ठीक है। तो कांच का दिया हुआ है 5/3, 4/3, सीधा कर लेंगे तो साइन IC इक्वल टू कितना होगा, 5/3, और ये 3/4 कैंसिल, तो 5/4। जब IC निकालिएगा तो ये इधर आएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/4। क्लियर है बालक, तो ये आपका क्रांति कोण निकल गया, ये सही आंसर है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप कुछ सेट को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे विथ एक्सप्लेनेशन तो आगे आपको ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं होगा वाला, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना होगा विथ एक्सप्लेनेशन। सूर्यास्त के समय क्षितिज मतलब आकाश के नीचे चले जाने पर भी सूर्य दिखाई देता रहता। आप देखे होंगे कि शाम हो गया फिर भी सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय होने से पहले भी सूर्य दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक पतले लेंस के दोनों ओर 2 भिन्न भिन्न माध्यम है जिनका अपवर्तनांक इतना है। तो फोकस दूरी और अपवर्तनांक में संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी है वाला, आप लेंस निर्माता सूत्र पढ़े हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर रिलेशन पूछा जाए आपसे कि रिलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर फोकस में और अपवर्तनांक में तो उल्टा संबंध है, मतलब फोकस क्या हो जाएगा 1/μ हो जाएगा।
तो जब उल्टा संबंध होगा दोनों में, फोकस में अपवर्तनांक में, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है F1 अपॉन F2, तो इसका उल्टा ले लीजिए, क्या होगा μ2 अपॉन μ1, क्योंकि उल्टा संबंध है। ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर करेक्ट। जब एक व्यक्ति अपना चेहरा किसी दर्पण में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो समतल बराबर बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है, तो बड़ा कौन बनेगा, अवतल। चलिए करेंगे एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.51, एक पतला लेंस जो बना है इतना अपवर्तनांक से बना हुआ है, पर लेंस के दोनों सतह उत्तल हैं, यदि इसे जल में डुबाया जाता है तो क्या होगा। तो याद रखेंगे कि अगर कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है और जिस लिक्विड में डाल रहे हैं इसका कम है, तो कोई भी लेंस अपना नेचर चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट नेचर का ये है, प्रभावशाली ये है। तो जब कांच का ज्यादा है और जिस लिक्विड में डाल रहे हैं उसका कम है, तो इस कंडीशन में वो अपना नेचर चेंज नहीं करता है। अगर उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा, ये अपना नेचर नहीं बदलता है। क्लियर है बालक। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, सर ये अपना नेचर नहीं चेंज करेगा और ये क्या होगा, तो ये अभिसारी नेचर का होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं बालक। समझना यह है कि क्रांति कोण आपको दिया है 30 डिग्री और कह क्या रहा है, किसी माध्यम से निर्वात में, तो माध्यम है और निर्वात है। चलिए समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं साइन IC इक्वल टू होता है 1/μ, और यहाँ पर साइन IC का वैल्यू है 30 डिग्री, और यहाँ दिया क्या है, तो माध्यम से निर्वात में, तो इसका मतलब निर्वात ऊपर होगा माध्यम नीचे, सीधा कर लीजिए, तो μn और μ भी। अब इसमें क्या करना है, तो निकालना क्या है, तो वेग निकालना है। तो वेग के साथ संबंध कैसा होता है बालक, तो आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो दिख रहा है कि माध्यम से निर्वात में, तो यहाँ माध्यम लिए हैं या निर्वात लिए हैं। जब इसको तोड़ा गया है तो v ऊपर m नीचे। अब प्रकाश के वेग के साथ संबंध इसका कैसा होगा, तो v ऊपर और m नीचे, क्योंकि इसके साथ है अपवर्तनांक और वेग के साथ उल्टा संबंध होता है। तो ये रिजल्ट कितना मिला, साइन 30 डिग्री इक्वल टू CV/cm। हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये बताइए कि कितना हुआ, साइन 30 डिग्री और CV/cm, तो 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। ये कितना है 3 × 10⁸, कितना होगा cm। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, देख लें। CV/cm, ठीक है। तो CV तो हम जानते हैं कितना होगा, CV कितना होगा, तो CV दिया हुआ है, ठीक है, ठीक बना रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो cm कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 10⁸। तो cm इक्वल टू कितना, 3 × 2 = 6 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर है बालक। तो याद रखेंगे माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, 6 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बालक। अगला क्वेश्चन है, किसी जलाशय के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, मछली को गोली मारने के लिए उसे निशाना लगाना होगा। आपको बताया था, ये पढ़ा हुआ है कि अगर पानी में कोई मछली है यहाँ पर, ठीक है, अगर पानी में कोई मछली यहाँ पर है तो आपको दिखेगा यहाँ पर, तो बताइए आप निशाना कहाँ लगाइएगा, तो जहां दिख रहा है उससे नीचे लगाएंगे, तो कहाँ होगा, मछली से कुछ नीचे। कर रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कि एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी। तो देखिए निकालना नहीं है, बहुत इजी है, निकाल भी सकते हैं। तो आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो है फोकस और पोल के बीच में बनाता है, और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 20,
तो इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं कहीं बनेगा, तो 20 से कम वाला डाटा कौन है, तो 20 से कम वाला डाटा ये है, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसको बना भी सकते हैं। चलिए 23 नंबर कह रहा है कि मरुस्थल में मरीचिका का अनुभव किस कारण से होता है, तो याद रखेंगे ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्लियर है बालक? तो ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले सेट में बात करेंगे। धन्यवाद।